हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पर। तो दोस्तों, आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं सिंध घाटी सभ्यता के जो लोग रहते थे उनका आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था। और इससे पहले के वीडियो में हम सभी पढ़ चुके हैं सिंध घाटी सभ्यता की जो प्रमुख स्थल हैं, किस स्थान से क्या खोजा गया है, ये इसके बारे में हम इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देख लें, तब यह वीडियो देखें, ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं है, समझ में ये भी है, लेकिन आप अगर एक सीक्वेंस से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सिंध घाटी सभ्यता। सिंध घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यह भारत की नहीं, विश्व की 4 सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और इसमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। तो आज देखते हैं सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन। तो लिखित साक्ष्य के प्राप्त न होने के कारण, स्रोतों के अभाव के कारण वास्तु के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है कि यहाँ पर राजनीतिक शासन था, कि जनतात्मक शासन था या पुरोहित का शासन था। तो क्या है, स्रोतों के अभाव के कारण वास्तु के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है कि यहाँ पर किस प्रकार का शासन था। संभवतः अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर जो शासन था वो पुरोहित जो है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो में पुरोहित की मूर्ति मिली है। उसी के आधार पर यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर संभवतः शासन पुरोहित के द्वारा होता था। व्यापार भी यहाँ पर उन्नत था, तो व्यापारी वर्ग के द्वारा भी हो सकता है, या फिर एक नगर इकाई बनाई गई जिसके द्वारा यहाँ पर शासन होता होगा। तो स्रोतों के अभाव के कारण यहाँ पर स्पष्ट जानकारी नहीं है कि शासन किसके द्वारा हो रहा था। संभवतः अनुमान लगाया जाता कि शासन पुरोहित के द्वारा हो रहा था, या फिर व्यापारी द्वारा, या फिर नगर प्रशासन द्वारा होता था। इसी के संबंध में पिंगट महोदय जी ने कहा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। इसी के मुद्दों में पिंगट महोदय ने कहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। और इसी के संबंध में बताया है कि हंटर ने बताया कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था, क्योंकि यहाँ पर ना महल का कोई साक्ष्य मिला है, ना ही बहुमत में अस्त्र मिले हैं, थोड़ी ही मात्रा में अस्त्र मिले हैं। इसी के कारण हंटर जी ने कहा है कि मोहनजोदड़ो का जो शासन था वो जनतंत्रात्मक न मानकर राजतंत्रात्मक माने ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आइए चलिए इसके आगे देखते हैं कि अब यहाँ के सामाजिक जीवन कैसे था। तो परिवार की सबसे छोटी इकाई को समाज की सबसे छोटी इकाई को संभवतः परिवार माना जाता था। यहाँ पर मात्र सत्तात्मक परिवार था, क्योंकि जैसे हड़प्पा में है मात्र देवी का पूजा होता था, और मोहनजोदड़ो में उवर्ता देवी का पूजा होता था, और हिंदुओं में जो देवी थी उनकी पूजा होती थी। इसी के आधार पर माना जाता है कि समाज में सबसे छोटी इकाई जो थी परिवार थी, और परिवार जो था मात्र सत्तात्मक था। वर्ण व्यवस्था का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था। जिस प्रकार वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब वर्ण व्यवस्था के आधार पर जात बटे हुए थे, उस प्रकार सिंध घाटी सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान नहीं था संभवतः। लेकिन जो वर्ण था वर्ण व्यवस्था थी कई वर्गों में विभाजित था, जैसे पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग एवं शिल्पी वर्ग। व्यापारी वर्ग द्वारा व्यापार होता था, पुरोहित वर्ग द्वारा पूजा पाठ होती थी, श्रमिक द्वारा जो लेबर का काम करते हुए श्रमिक कहते हैं, और शिल्पी जैसे कारीगर होते हैं, इन सबको शिल्पी कहा जाता था। और यहाँ के जो लोग थे, सिंध घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो संभवतः शांत प्रिय थे, क्योंकि ये युद्ध में विश्वास नहीं रखते थे। यहाँ ना ही सिंध घाटी सभ्यता में भरपूर मात्रा में कोई अस्त्र का साक्ष्य मिला है। तो इस आधार पर माना जाता है कि सिंध घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शांत प्रिय थे, और ये शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। कई किचनों के खुदाई के बाद वहाँ पर मछली की कीट कांटे मिले हैं। इसी के आधार पर बताया जाता है कि सिंध घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। और यहाँ पर जो इस आभूषण में स्त्रियां एवं पुरुष दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे। जैसे हम पहले ही इससे नेक्स्ट वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि एक स्थान से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। उसी के आधार पर यहाँ पर पुरुष एवं स्त्रियां दोनों ही आभूषण का
प्रयोग करते थे। मनोरंजन, ये मनोरंजन के लिए नृत्य का प्रयोग करते थे, शिकार का प्रयोग करते थे, पासा खेलते थे एवं पशुओं की लड़ाई करते थे। अब इस नेक्स्ट चार्ट में हम पढ़ेंगे कि इनका धार्मिक व्यवस्था कैसी थी एवं आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं कि अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का आर्थिक जीवन कैसा था एवं धार्मिक जीवन कैसा था। तो सबसे प्रमुख था उनका कृषि एवं व्यापार। कृषि में वो जुताई, बुआई एवं सिंचाई से परिचित थे। सिंचाई प्रमुखता वो वर्षा के जल से ही करते थे, नहरों का उतना विकास नहीं था। तो वो जुताई, बुआई एवं सिंचाई सभी विधि से परिचित थे। और फिर उसके बाद वो गेहूँ, मटर, कपास से भी परिचित थे। विश्व में अगर सबसे पहले कहीं पर कपास खोजा गया तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही खोजा गया। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई वनडे एग्जाम में पूछा भी गया है कि विश्व में सबसे पहले कपास कहाँ पर खोजा गया। तो विश्व में सबसे पहले कपास सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया। वे गन्ना एवं रागी का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला। इसे आप याद कर लें क्योंकि आपको विकल्प दिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसका प्रमाण नहीं मिला। ऑप्शन में रहेगा गन्ना, रागी, दोनों में से एक ही रहेगा, गन्ना, रागी। ऑप्शन आपको गेहूं मिलेगा, मटर मिलेगा, कपास मिलेगा और एक मिल जाएगा गन्ना। तो आपको सही क्या लगाना है, गन्ना। फिर उसके बाद आते हैं पशुपालन। तो पशुपालन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो सबसे प्रिय पशु था वो कुबड़ वाला सांड था। क्या था, कुबड़ वाला सांड। वो गाय एवं घोड़ा दोनों से भी परिचित थे। घोड़े में जैसे विशेष रूप से कई स्थानों पर रहे, लेकिन शुद्ध कोटदा जैसे स्थानों पर घोड़े के अस्थि मंजा एवं हड्डी का अवशेष मिला है। तो वहाँ से यह जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो घोड़े से भी परिचित थे। इनका उद्योग क्या था, तो उद्योग जो था वो सूती वस्त्र, बर्तन एवं शिल्प आदि का था। और इनका व्यापार जो था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यापार था वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों था। आंतरिक मतलब देश के भीतर ही जो व्यापार होता है उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं, लेकिन जो देश के बाहर जो व्यापार होता है उसे बाह्य व्यापार कहते हैं। तो देश के बाहर जो बाहर व्यापार होता है वो मध्य एशिया जैसे हो गया, पश्चिमी एशिया हो गया एवं ईरान एवं अफगानिस्तान एवं मेसोपोटामिया से होता था। तो इनका व्यापार कहाँ कहाँ से होता था, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एवं मेसोपोटामिया के क्षेत्रों से भी इनका व्यापार होता था। यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निर्यात क्या करते थे, देते क्या थे, तो सूती वस्त्र देते थे। सूती वस्त्र क्योंकि कपास की खोज हो चुकी थी तो उससे सूती वस्त्र काफ़ी बनता था। तो यहाँ पर इस सभ्यता के लोग क्या देते थे, सूती वस्त्र देते थे, हाथी का दांत देते थे एवं इमारती लकड़ियों का निर्यात करते थे और विदेशों से क्या लाते थे। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता का जब व्यापार हो रहा था तब यहाँ पर सिक्कों की खोज नहीं हुई थी। तो वस्तु के विनिमय द्वारा, मतलब एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेकर जो व्यापार होता था उसी प्रकार का यहाँ पर व्यापार होता था। तो यहाँ से भारत से क्या जाता था, सूती वस्त्र जाते थे, हाथी दांत जाते थे, इमारती लकड़ियाँ जाती थी। और विदेशों से क्या लाते थे, तो वहाँ चांदी कहाँ से लाते थे, तो ईरान एवं अफगानिस्तान से चांदी आता था। फिर उसके बाद टीन कहाँ से आता था, तो अफगानिस्तान से टीन आता था। फिर उसके बाद है तावा खेतड़ी। कई एग्जामों में पूछा गया है कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का जो एक खेतड़ी क्षेत्र है तावा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। खेतड़ी के खानों से तांबा निकालकर भारत के अनेक भागों में जाता था। इसके बाद है लाजवर्ड जो है मेसोपोटामिया से लाया जाता था। ये तो आपका क्लियर हो गया आर्थिक जीवन कैसे था। फिर अब देखते हैं धार्मिक जीवन। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, तो इनका धार्मिक जीवन लौकिक सभ्यता था। लौकिक सभ्यता माने जो देखते थे उसी में विश्वास रखते थे। अलौकिक सभ्यता जो नहीं देखते थे उसमें भी विश्वास रखते थे। आज के युग में लौकिक एवं अलौकिक सभ्यता दोनों थे, लेकिन उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो धर्म था वो लौकिक सभ्यता पर आधारित था। ये इनके मतलब जीवन का आधार तो था, लेकिन इनके जीवन में वर्चस्वशाली नहीं था। तो इनका कैसा था, लौकिक सभ्यता पर था, धर्म वर्चस्वशाली इनके जीवन में नहीं था। मंदिरों का प्रमाण कोई नहीं मिला है। मातृ देवी की पूजा, इसे बेबी आई लगा लें,
क्योंकि कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। मातृ देवी की पूजा की मूर्ति के साक्ष्य जो मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और उर्वरा देवी की पूजा के साक्ष्य जो मिले हैं वो हड़प्पा से। यहाँ पर एक स्त्री के पेट से उगते हुए पेड़ को दर्शाया गया है। इससे लगता है कि ये लोग प्रकृति से भी प्रेम करते थे। तो उर्वरा देवी की पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। और इनके सबसे प्रमुख जो देवता थे वो पशुपतिनाथ जी थे। एक सिक्के पर 3 मुख वाले पशुपतिनाथ जी की मूर्ति को दर्शाया गया है तथा इनके चारों तरफ पशुएं हैं। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के सबसे प्रमुख जो देवता थे वो पशुपतिनाथ जी थे। फिर ये और किसी पूछे, नाग पूजा, लिंग योनि पूजा, सात्विक चिन्ह, इन सभी का पूजा भी करते थे। फिर उसके बाद अग्निकुंड के प्रमाण, अग्निकुंड द्वारा ये अग्निकुंड के जो प्रमाण मिले हैं इससे यह पता चलता है कि ये लोग हवन भी करते थे अग्नि के माध्यम से अपनी पूजा को भगवान के पास पहुंचाने के लिए। तो ये कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? लोथल में मिले हैं, कालीबंगा में। इससे पहले वीडियो में हम सब ये सब पढ़ चुके हैं कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, वो मिले हैं लोथल एवं कालीबंगा में। और तथा ये वृक्ष एवं पशु की भी पूजा करते हैं। अर्थात सिंध घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो उनके फायदे में जो मतलब उनको जिस वस्तु से फ़ायदा मिलता था उन सभी की पूजा करते थे। तो दोस्तों आज कंप्लीटली हमारा सिंध घाटी सभ्यता चैप्टर समाप्त हुआ। आप सभी वीडियो एक सीक्वेंस में देखें। निश्चित रूप से आप सभी को यह चैप्टर बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा और कभी भी इससे कोई गलती नहीं होगी। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।